नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एलपी पर। आज मैं आपके साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के ही जजमेंट के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा, जो कि एक क्रिमिनल मैटर से संबंधित है। और इसमें जो भी लॉ में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो लोग लॉ को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत एक अच्छा जजमेंट है और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें दरअसल हुआ ये था कि ये जो अपीलांट है, जिसके द्वारा ये अपील उच्चतम न्यायालय तक पहुंची थी, इसके बैकग्राउंड में क्या था। बैकग्राउंड में फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि ये अपीलांट जो नागेंद्र है, इसकी पत्नी घर में अचानक झुलस जाती है आग में, और झुलसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में उसके द्वारा खुद ही संबंधित पुलिस थाने को ये सूचित किया जाता है कि पत्नी जलने से उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के पास जैसे ही सूचना पहुंचती है, इमीडिएटली पुलिस वाले आ जाते हैं। जब इसकी ऑटोप्सी कराई गई तो ये जाना गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई उससे ये पता चला कि इसकी मृत्यु वो गला घुटने से, यानी कि दोनों हाथों से किसी ने गले को प्रेशर करके और या किसी और चीज़ से, चाहे वो कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट हो, उसके द्वारा ये गला घुटने से, यानी कि मेडिकल टर्म्स में इसको एस्फिक्सिया के नाम से जानते हैं, और उसके कारण इसकी मृत्यु हुई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला। और कुछ समय बाद इस केस में 25 अगस्त 2012 को सीनियर पुलिस अधिकारी के कहने पर पुलिस के द्वारा अपीलांट के विरुद्ध, यानी कि उसके पति के विरुद्ध मर्डर का चार्ज लगाते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। और जब एक केस न्यायालय तक पहुंचा तो न्यायालय ने उसमें एक धारा और जोड़ दी। भारतीय दंड संहिता की धारा जो 201 है, जो गुमराह करने के लिए, सबूत छुपाने के संबंध में इस्तेमाल की जाती है, उसे और इसके साथ जोड़ दिया और उसको इन 2 अपराधों के लिए उसका ट्रायल किया गया। एडहॉक सेशन जज के द्वारा पश्चिमी चंपारण से संबंधित ये घटना है। निचली अदालत के द्वारा इस ट्रायल को सुना गया और अपीलांट पति को धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी पाया गया। सारे गवाहों को, सारे बयानों को, सारे अभिलेखों को ध्यान में रखकर आरोपी पति को दोषी करार दिया गया। और इसका जो आधार था वो केवल पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य, यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर ही इन्हें दोषी करार दिया गया था। उनका ये कहना था कि इसने फ़ोन करके जो सूचना दी वो ये दी कि इसकी पत्नी जल के ख़त्म हो गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि गला दबाकर इसकी दम घुटने से मौत हुई है, एस्फिक्सिया के कारण डेथ हुई है। और कि चूँकि उन्होंने झूठ बोला है, इसका मतलब है इन्होंने किया, और यही वहाँ पर उपलब्ध थे। जिस जगह पर महिला की डेथ हुई है, पति वहीं मौजूद था और उसी के द्वारा सूचित किया गया। तो इसमें कोई संदेह नहीं। सर्कमस्टांसेस इसी की तरफ इशारा करती हैं। जब इसमें गवाहियाँ हुई तो बहुत खास चीज़ें हुई, जैसे मृतका की जो मदर है, यानी कि अपीलांट की सास, उनके द्वारा भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं किया गया। और जो आस पड़ोस के लोग थे उनके द्वारा भी ये कहा गया कि पति पत्नी के बीच जो रिश्ते थे वो बहुत ही खुशहाल थे और संपन्न थे। ये सारी गवाहियाँ दी गई थी और न्यायालय के द्वारा इसे नकार दिया गया था। न्यायालय ने नागेंद्र शाह को दोषी पाया और हत्या के आरोप में उसे आजीवन कारावास, वो भी 5,000 जुर्माना के साथ दे दिया। और जुर्माना न देने की परिस्थिति में 3 महीने का कठोर कारावास और सुना दिया। और धारा 201 के अंतर्गत 3 साल की सज़ा सुनाई
साथ ही साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और इसके बाद ये कह दिया कि यदि जुर्माना देने में डिफ़ॉल्ट करता है तो 3 महीने की और कारावास वो दी जाए और ये कह दिया कि दोनों सज़ा साथ साथ चलेंगी। ये बिहार से संबंधित मसला है तो इसकी अपील जो है इस आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में पति के द्वारा अपील की गई और अपने दोष मुक्त होने की प्रार्थना की गई। पटना हाईकोर्ट के द्वारा भी पूरी सुनवाई करी गई और सुनवाई करने के बाद अंतिम रूप से न्यायालय के द्वारा ये पाया गया कि जो निचली अदालत का जजमेंट है वो बिल्कुल सही है और उसमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने इस अपील को खारिज कर दिया, यानी कि पति के द्वारा जो दाखिल की गई थी अपील वो खारिज कर दी गई। अब एकमात्र आस जो उच्चतम न्यायालय की उसके पास थी तो वो उच्चतम न्यायालय में क्रिमिनल अपील फाइल करता है और उस क्रिमिनल अपील के माध्यम से उनके अधिवक्ता की तरफ से ये कहा जाता है कि जो भी निचली अदालत के द्वारा किया गया या जो भी हाईकोर्ट के द्वारा किया गया ये सही नहीं किया गया और न्यायालय में उनका ये कहना था कि अपीलांट जो दोषी करार दिया गया है ना के वक्त उस घर में और भी लोग थे, उसके माता पिता भी थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेले था और उनके बाकायदे बयान आए हैं, पड़ोसियों के बयान आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि आग बुझाने के लिए सारे लोग लगे हुए थे और उसको टेम्पो में जैसे ही लेके गए, रामनगर हॉस्पिटल में ले जाने की बात थी, वहाँ जब लेकर गए तो वहाँ उसकी रास्ते में डेथ हो चुकी थी, लेकिन अपने प्रयास उनकी तरफ से सारे किया गया, मतलब उसको जिंदा बचाने की पूरी कोशिश की गई, ये कहना था। और उन्होंने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिलाया न्यायालय का। मृतका की माँ के द्वारा प्रोसिक्यूशन की कहानी को सपोर्ट नहीं किया गया। न्यायालय के सामने ये भी बताया गया कि सिवाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट के और कोई आधार इसको दोषी करार करने का नहीं था, यानी कि प्रोसिक्यूशन ने जो स्टोरी बनाई उसमें कहीं पर भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाया गया, ये स्थापित नहीं कर पाया गया कि इस व्यक्ति के द्वारा यानी कि अपीलांट के द्वारा ही ये घटना अंजाम दी गई है और कोई भी परिकल्पना संभव नहीं है, यानी कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं बनाई जो सिर्फ इसकी तरफ ही इसके दोषी होने की सिद्धि करती हो। इस तरह की कहीं पर भी चेन में कोई बात नहीं आती थी। सिर्फ क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आ गया कि वो दम घुटने से मृत्यु हुई है, इस वजह से उसकी जो कही गई बात थी उसे उन्होंने झूठ मान लिया। और चूंकि न्यायालय का मानना यह था कि वो उसके द्वारा झूठ बोला गया था, तो झूठ आदमी कब बोलता है, जब उससे गड़बड़ हो गया, कोई अपराध हुआ है, ये मान के, जबकि कानून में इस तरीके से काम नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे पहली बात तो पूरी बात जब इनके द्वारा कही गई, अपीलांट के समर्थन में सारी बात बताई गई कि बहुत सारे गूढ़ तथ्यों को इन्होंने इग्नोर कर दिया जो कि इग्नोर नहीं करने चाहिए थे। भाई, अगर उस मृतका की माँ ये कह रही है कि उसकी डेथ संदेहास्पद नहीं है, तब फिर आप उसको कैसे मृत्यु के लिए जिम्मेदार बना रहे हैं? और बहुत सारे लोगों द्वारा बताया गया कि इनके आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। कोई इनका प्रोसिक्यूशन का ये केस नहीं था कि इनके बीच में कोई तलखी थी जिस वजह से इनके मन में ये सब था, इस तरह की कोई बात थी ही नहीं। अब यहाँ पर एक लीगल पॉइंट की बात आई। जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अधिवक्ता अपीयर हुए तो उनका ये कहना था कि चूँकि सर्कमस्टेंशियल बेसिस पर ये केस तय किया गया है, इस केस में सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये अप्लाई होता है। अब जान लें कि 106 कहता क्या है। 106 सिंपली ये कहता है कि जो व्यक्ति एक्यूज्ड है उसके पास, जाहिर सी बात है, जो उसके पास स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो किसी और के पास नहीं है, क्योंकि घटना स्थल पर वही है और सर्कमस्टेंसेस हैं, बाकी तो कुछ है नहीं, तो उसको ही प्रूव करना होगा कि किन परिस्थिति में डेथ हुई।
अब जब यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 जब पिक्चर में आई स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल के द्वारा, उनका ये कहना था कि चूंकि घटनास्थल पर यही व्यक्ति मौजूद था, मृतका की डेथ हो चुकी है, तो कुल मिला के असली इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी के पास है, इसको ही देनी चाहिए 106 के मुताबिक। तो न्यायालय ने जब ये सब देखा तो अंतिम रूप से एक जजमेंट का उन्होंने हवाला दिया शंभूनाथ मेहरा वाले केस में, इसी पॉइंट पर कि धारा 106 का एप्लीकेशन कब होगा, प्रोसिक्यूशन की क्या जिम्मेदारी है, इस बात पर टोटल चर्चा की गई और उसी को न्यायालय ने अपने जजमेंट में भी डिस्कस किया। और उन्होंने ये बताया कि इस केस के मुताबिक ये जो गोल्डन प्रिंसिपल है कि प्रोसिक्यूशन को अपनी चेन ऑफ इवेंट्स वो एस्टैब्लिश करनी होती है, सबसे पहली आवश्यकता ये है। दूसरे का डिफेंस सिर्फ उसके फॉल्स कह देने से आप उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते, आप उसको दोषी करार नहीं दे सकते। जैसे इस केस में क्या किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया दम घुटने से हुई, और जो इसने बोला था उसका कहना था कि जलने से मृत्यु हुई। इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कहीं ना कहीं फॉल्सिटी की तरफ लेके गए ये लोग, और इन्होंने कहा कि चूंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट था, फॉल्स डिफेंस था, बचने के लिए इन्होंने रास्ता अब चुना था जो कि हमने एक्सपोज कर दिया, इनका ये कहना था। अब न्यायालय ने जो कहा उस केस के हवाले से वो ये कहा कि सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन को अपनी जो एक्यूजेशन है, जो आपने आरोप लगाया है, उस आरोप को दोष सिद्ध करने के लिए सारी ज़रूरी चीज़ें आपको, चेन जो है वो आपको पूरी तरह से कंप्लीट चेन इवेंट्स की बनानी है, और वो इस्टेब्लिश होना चाहिए कि हाँ, उस चेन को देखने के बाद ये निश्चित हो जाए कि ये घटना इसी के द्वारा कारित की गई है। ये एक इंडिकेशन होना चाहिए कि ये आरोपी को दोष सिद्धि की तरफ लेके जाए। ये नहीं होना चाहिए कि उस चेन ऑफ इवेंट्स से हम किसी और परिकल्पना को भी जन्म दे सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी और हाइपोथेसिस को जन्म दे सकें। उसमें क्लियर कट आना चाहिए कि भाई इसके अलावा दूसरा आदमी नहीं होता। बियॉन्ड डाउट आपको प्रूव करना होता है। कुल मिला के आपका ये भी केस नहीं है कि उनके पति के साथ कोई जीवन में खटास चल रही थी, ऐसा भी कोई स्टोरी नहीं है। तो चेन ऑफ इवेंट्स आपकी ये नहीं दर्शा पा रहे हैं कि वो किसी एक की तरफ जाता हो या आरोपी की तरफ ही जा रहा हो, अपीलेंट पति की तरफ ही जा रहा हो। इसमें कई और बातें निकल के आती हैं सामने। तो धारा 106 का जो एप्लीकेशन है वो जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मसले जो हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे जो केस तय किए जाते हैं, उनमें उन्होंने ये कहा है सबसे पहले आपको उस अपनी चेन ऑफ इवेंट्स जो एक्यूजेशन की है, जो आरोप की है, वो आपकी पूरी बियॉन्ड डाउट इस्टेब्लिश होनी चाहिए। हाँ, उस इस्टेब्लिशमेंट के बाद उस एक्यूज्ड के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एडिशनल लिंक की तरह आपकी स्टोरी में फिट बैठेगा। एक एडिशनल लिंक कि वो इसमें और चार चांद लगाएगा आपके एक तरीके से। लेकिन आपने चेन बनाई ही नहीं है कंप्लीट, वो इंडिकेट नहीं कर रही किसी एक की तरफ, और आप सोच रहे हैं कि इसके फॉल्सिटी के बेसिस पर आप इसको कन्वर्ट कर दें, तो ये कहीं पर भी नहीं कहा गया। और ये कहना कि इसका ये फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स डिफेंस है, पहली बात तो 106 का रेलिवेंसी ही नहीं है वहाँ पर। यानी कि धारा 106 का जो एप्लीकेशन है वो ऐसी परिस्थिति में प्रासंगिक नहीं हो माना जाएगा। प्रासंगिक वो तभी होगा जब प्रोसिक्यूशन की स्टोरी एंड टू एंड दोष सिद्धि की तरफ उसको लेके जा रही हो और किसी और हाइपोथेसिस की कल्पना उसमें ना की जा सके। इस केस में तो अकेला वही पति वहाँ पर नहीं है, उसके घर के और लोग भी हैं, आस पड़ोस के भी लोग आ गए थे, उनके बयान हुए, उस बयान को नकार दिया गया न्यायालय के द्वारा, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। वो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस थे। और ये कहा गया कि कोर्ट ऑफिशियल विटनेस के अलावा किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। इस परिस्थिति में धारा 106 प्रासंगिक नहीं है बिल्कुल भी।
उसकी पहली शर्त जो गोल्डन रूल है वो यही है कि पहले आपको एंड टू एंड अपनी चीज़, अपना जो भार है, धारा 101 एविडेंस एक्ट कहता है कि जो भी आप सबूत दे रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं, उसके सबूत देते हुए आप आगे बढ़ें, तभी आप दोषी सिद्ध कर पाएंगे। सबूत का भार आपके ऊपर है। जो भी ये कहता है, जो भी जजमेंट चाहता है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन ये धारा 101 की जो बातें हैं, ये धारा 106 उसके अपवाद के स्वरूप है, यानी कि ये उसका अपवाद है। ये सर्कमस्टेंशियल बेसिस पर तब ये पिक्चर में आती है। तो कोर्ट ने ये पाया कि आपने अपनी चेन ऑफ इवेंट्स जो है वो गिल्ट की तरफ ले जाएं, केवल एक की तरफ, ऐसा नहीं लगता है। ऐसे केस में धारा 106 का जो एप्लीकेशन है ये नहीं होगा। और इसी कारण माननीय उच्चतम न्यायालय ने अंतिम रूप से 22/4/19 को जो पटना हाईकोर्ट ने इनकी अपील खारिज कर दी थी, उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया, अपास्त कर दिया और ख़त्म कर दिया। और इसके बाद उन्होंने बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया और जो भी बेल बॉन्ड्स वगैरह हैं वो सब के सब डिस्चार्ज कर दिए जाएं, और यदि किसी अन्य केस में वो वांछित ना हो तो उसको मुक्त कर दिया जाए। इस तरह का जजमेंट पति के पक्ष में दे दिया, नहीं तो उसका आजीवन कारावास का मामला हो जाता और उसकी ज़िंदगी बहुत ही कष्ट में होती। बिना किसी दोष के अगर कोई व्यक्ति जाता है तो निश्चित तौर पर वो एक पेनफुल चीज़ होती है। तो उच्चतम न्यायालय ने इस केस में धारा 106 के एप्लीकेशन को एक बार फिर से डिस्कस किया, रघुनाथ मेहरा वाले केस को, और मजबूती प्रदान करी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित तौर पे हम ये चाहेंगे आप इसे लाइक करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।